So in introduction to C programming, so C programming was developed in 1970 by Dennis Ritchie at Bell Laboratory. और a before developing it was initially developed for writing system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए डेवलप किया गया था. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आप जानते हैं, सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है. Today, C become a popular language and various software program are written using this language. बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इस लैंग्वेज का यूज करके लिखा जाता है. बहुत सारे कॉमनली लैंग्वेज हैं सच एज C++, जावा, ये भी सी के द्वारा ही बनाए जाते हैं. ऑल्सो बेस्ड ऑन द सी प्रोग्रामिंग. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो सी जो प्रोग्रामिंग है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और जैसा आप बोल भी रहे हैं कि बुक में दिया हुआ है कि लो लेवल नहीं, मिडिल लेवल नहीं, हाई लेवल, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था कि जब लो लेवल नहीं लिखा होगा, जब मिडिल लेवल नहीं लिखा होगा तो हम हाई लेवल भी लिखेंगे. सो सी जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है. तो स्मॉल इन साइज. सी जो प्रोग्रामिंग है वो जो कोड लिखे जाते हैं वो उसका साइज जो है वो स्मॉल होता है. तो स्मॉल इन साइज. और 32 कीवर्ड हैं इस लैंग्वेज में. ठीक है. सो कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड वैसे वर्ड को कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब जो है ऑलरेडी प्रीडिफाइंड किया गया है उस सॉफ्टवेयर में. सो इसीलिए सी को, इसीलिए कीवर्ड को बोला जाता है रिजर्व वर्ड. मतलब ये ऑलरेडी फिक्स किया गया है. सो आप जो कीवर्ड होंगे उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल नेम में. तो सी में 32 कीवर्ड हैं. और दिस मेक्स इट रिलेटिवली इजी टू लर्न. तो जो प्रोग्राम का कोड लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग में वो छोटे होते हैं, जिसके चलते ये इजी है, स्मॉल इन साइज, और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है. मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ऑप्शन में यदि मिडिल लेवल नहीं है तो हाई लेवल भी लिखते हैं. तो स्मॉल इन साइज एंड सी हैज ओनली 32 कीवर्ड. ओके. सी में 32 कीवर्ड होते हैं एंड दिस मेक्स इट रिलेटिवली इजी टू लर्न. अब है मेक्स एंड इंटेंसिव यूज ऑफ फंक्शन कॉल. ठीक है. फंक्शन कॉल के बारे में आप देखिए. फंक्शन कॉल क्या होता है कि जैसे यहां से आप गए कानपुर. ठीक है. कानपुर जाने के बाद आपको पता चला कि नहीं यहाँ काम नहीं होगा, आपको इलाहाबाद जाना है. तो आप वहां से इलाहाबाद गए, फिर इलाहाबाद से काम करके आप अपने घर लौट आए. तो फंक्शन कॉल इस तरह से होता है कि एक फंक्शन दूसरे को कॉल करेगा, सेम चीज. सो सी इज अ वेल स्टडीड फॉर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन दिस प्रोग्रामिंग अप्रोच, कुछ स्टूडेंट देर से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो टाइम से ज्वाइन करें, क्योंकि बाद में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपको इधर को ज्वाइन नहीं हो पाएंगे. तो आप टाइम से ज्वाइन करें और वैसे फोन से ज्वाइन करें जिसमें फोन कम आते हैं. ओके. सो देखिए, सो ये फंक्शन कॉल का यूज करता है और सी जो है वो वेल सुटेड फॉर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. मतलब जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है वो स्ट्रक्चर वे में लिखा जाता है, अलग अलग पार्ट में लिखा जाता है.
सो पास्कल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट सपोर्ट लूज टाइपिंग एज अ कैरेक्टर दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ इंटीजर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो ये लाइन आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इसका यहाँ जरूरत नहीं है। आप इतना जानिए कि जो सी है वो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यदि ऑप्शन नहीं है तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे। स्मॉल साइज होता है, 32 कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड क्या है? रिजर्व वर्ड। कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, ठीक है। वैसे वर्ड जिनका मीनिंग ऑलरेडी कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर में डिफाइंड है, जैसे टर्बोसी या कोड ब्लॉक, तो इसको कीवर्ड बोलते हैं। एंड दिस मेक्स इट रिलेटिवली इजी टू लर्न। अब देखिए, ए स्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है, क्विक लैंग्वेज है, फैसिलिटेट लो लेवल जैसे बिट वाइज प्रोग्राम, एंड सपोर्ट पॉइंटर टू रेफर कंप्यूटर मेमोरी एरे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मीन्स ये जो है ये पॉइंटर को सपोर्ट करता है, ठीक। पॉइंटर क्या है वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। सो सी में पॉइंट, सी सपोर्ट पॉइंटर। उसके बाद सी इज अ कोर लैंग्वेज। कोर लैंग्वेज है, इसी का यूज करके बाकी लैंग्वेज बनते हैं। सी इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है। और सी इज एन एक्सटेंसिव लैंग्वेज। तो ये सब जो है इसके प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए यूज ऑफ सी, सी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए फंक्शन कॉल क्या होता है, जैसे ये मेन प्रोग्राम हो गया, ठीक है, ये मेन प्रोग्राम हो गया आपका। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट 1 2 है, ये एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके बाद फंक्शन 1 को कॉल करेंगे। फंक्शन 1 में आए मान लीजिए, तो यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, फिर फंक्शन 2 में गया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। इस तरह से फंक्शन कॉल बोलते हैं इसको। तो सी लैंग्वेज जो है वो प्राइमरली यूज फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या है आप जानते हैं। वैसे वर्क जिस जो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग सिस्टम को चलाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप प्रिंटर खरीदते हैं तो एक डीवीडी मिलता है, दैट इज वो उसका है उसका। So the portability, efficiency and ability to access a specific hardware address and low runtime demand and system resource makes a good choice for implementing operating system and embedded system application. Operating system का definition बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है, इन द सेकेंड क्लास। और embedded system क्या है? embedded system भी बताया है कि जैसे आप माइक्रोवेव यूज कर, आप यूज करते हैं वॉशिंग मशीन, ठीक है, तो एक एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे विंडो 10। तो यूज जो होता है इन सब जगहों पर सी का यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। सी हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड बाय प्रोफेशनल दैट कंपाइलर, libraries and interpreter of the other programming language are often implemented in C। जो कंपाइलर बनाए जाते हैं बहुत सारे लाइब्रेरीज या इंटरप्रेटर, ये सी प्रोग्रामिंग में उसको इम्प्लीमेंट किए हुए, इम्प्लीमेंट मतलब लिखे हुए होते हैं, जिसे आप प्रोग्राम किया जाता है प्रोग्रामिंग में। सो फॉर पोर्टेबिलिटी एंड कन्वीनियंस रीजन सी इज समटाइम यूज्ड एज अ इंटरमीडिएट लैंग्वेज बाय इंप्लीमेंटेशन ऑफ अदर लैंग्वेज। तो एग्जांपल ऑफ कंपाइलर विच यूज सी आर बिट सी, गैम्बिट, और इस तरह के कंपाइलर हैं जो सी का यूज करके बनाए गए हैं। सी आर वाइडली यूज टू इम्प्लीमेंट एंड यूजर एप्लीकेशन। इतना पढ़ने में आपको क्या ध्यान में आया कि सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूज किया जाता है, एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए यूज किया जाता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और एंड यूजर एप्लीकेशन, और कंपाइलर में जैसे बिट सी, गैम्बिट, ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता है। फंक्शन जो आप यहाँ लिखा हुआ है, ये 1 फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, इस तरह का फंक्शन होता है जो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। देखिए अब स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम कंटेन 1 और मोर फंक्शन। द स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम आर रिटेन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सो एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम बिगिन विथ अ मेन फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम लिखा जाएगा तो उसमें एक मेन फंक्शन बनेगा, तो जो सी प्रोग्राम होगा वो मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट करेगा। जैसे आपने प्रोग्राम लिखा तो यहाँ पर लिखेंगे आप हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद लिखेंगे इंट मैन, ठीक है। सो जो प्रोग्राम होगा वो यही मेन से ही स्टार्ट होगा, तो वही यहाँ मेन फंक्शन लिखा हुआ है। यू कैन चूज एनी नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शन का नेम। तो जैसे देखिए यहाँ एक प्रोग्राम हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वाला क्या है, ये वाला जो लाइन है, सो दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, ये हमारा पहला सी प्रोग्राम है,
ठीक। सो ये जो डबल लाइन ऐसे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है कि इसके बाद जो कुछ भी आप लिखिएगा, ठीक है, वो कमेंट लाइन हो जाएगा, मतलब वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसको। तो ये क्यों लिखा जाता है? ताकि जैसे प्रोग्राम आप लिख रहे हैं तो ठीक है, छोटा है, समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनी में जो बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं, लाख्स ऑफ लाइन, करोड़ ऑफ लाइन के, तो वहां समझ में नहीं आएगा, तो चेक करना होगा किसी को, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हर कुछ कुछ कोड लिखने के बाद कमेंट लाइन लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कमेंट लाइन। ठीक। सो डबल स्लैश दे करके जो इसके बाहर आप बाद आप लिखिएगा वो कंपाइल नहीं होगा। सो दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो देखिए, हैश इंक्लूड का मतलब होता है, हैश मतलब क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, पी आर ई, प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम को स्टार्ट करिए। ठीक, स्टार्ट करिए। तो क्या करेंगे स्टार्ट करके? तो इंक्लूड करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे? स्टूडियो डॉट एच को। स्टूडियो डॉट एच क्या है? ये एक फाइल है, स्टूडियो डॉट एच। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे तो स्टूडियो डॉट एच नाम का एक फाइल उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, उसमें जो है इसका मतलब डिफाइन होता है प्रिंटफ का, स्टूडियो डॉट एच में। तो क्यों स्टूडियो डॉट एच लिखते हैं? एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्रिंटफ उसमें डिफाइन होता है। अब हेडर फाइल जो स्टूडियो डॉट एच है उसमें प्रिंटफ का मतलब लिखा हुआ है कि जब प्रिंटफ लिखा जाएगा तो क्या करना है। तो प्रोग्रामर जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो बार बार तो प्रिंटफ का मतलब नहीं लिखेंगे, नहीं तो वही लिखते रह जाएंगे। तो इसीलिए प्रिंटफ का मतलब इसमें डिफाइन कर दिया गया है स्टूडियो डॉट एच में, और उसी को बार बार यूज करेंगे। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिंटफ लिख दिया, स्टूडियो डॉट में प्रिंटफ डिफाइन है। इंट मेन क्या है? एक मेन फंक्शन है। कोई भी प्रोग्राम लिखिएगा सी में तो इंट मेन लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेन फंक्शन है, और इस मेन के अंदर ये दोनों लाइन है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है इस मेन के अंदर है, घेरा हुआ है, ये थर्ड मिडिल ब्रैकेट से। अब लिखा है प्रिंटफ। सो प्रिंटफ के अंदर जो कुछ भी होगा डबल कोट में, ये डबल कोट है ये वाला, ठीक है, उसको प्रिंट कर देगा। और इस स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, ऐसे लिखा है एन, इसका मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब नया लाइन में जाएगी। ओके, तो ये नया लाइन में चलेगा। तो प्रिंट करेगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। और ये सेमीकोलन क्यों दिया है? सेमीकोलन जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है? वो लाइन खत्म हो गया, ये स्टेटमेंट खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, रिटर्न जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये प्रिंट करेगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। तो इस तरह से प्रोग्राम आपका काम करेगा, आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम आस्किंग सम डाउट टू सम स्टूडेंट। ओके, सो आपको आवाज आ रही? यस Yes, सर। sir. ओके, सो Yes, sir. अमित राज, अमित राज प्रेजेंट है? अमित राज? ओके, तो नहीं बोलेंगे तो रिमूव कर यस सर। देंगे। यस हाँ सर। बोलिए, हाँ बोलिए। प्रिंटफ जो है वो कहाँ डिफाइन रहता है? सर सी प्रोग्राम में होगा, लॉ लेवल लैंग्वेज में। नहीं, है स्टूडियो डॉट एच क्या है? यस सर। व्हाट इज स्टूडियो डॉट एच? Header file. नहीं, जिससे पूछ रहे हैं वही बोलिए। राज, क्या नाम था? यस। हाँ हाँ, राज नाम है आपका, अमित राज, हाँ। यस सर। अच्छा, रिटर्न जीरो का मतलब क्या हुआ? सर रिटर्न जीरो जो सी से कंपाइलर नहीं करेगा सर, यानी स्टेटमेंट टर्मिनेट से। अच्छा ठीक है। अच्छा, सेमीकोलन क्यों लिखते हैं? सर स्टेटमेंट टर्मिनेट के कारण लिखते हैं सर सेमी कॉलन को। ओके, गुड। सो नेक्स्ट स्टूडेंट से हम नेक्स्ट पूछेंगे, ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। सो फाइल्स इन अ सी प्रोग्राम, देखिए जो प्रोग्राम आप टाइप करिएगा, लिखिएगा, वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड।
ठीक है, जो आप फाइल बनाइएगा सी प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या क्या होगा उसका? सो फॉर दिस पार्ट files used in a C program. So you see some other page I will show you. ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा? स्क्रीन दिखाई दे रहा? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके ओके कुछ दिखा नहीं। यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके। सो ये जो आप प्रोग्राम लिखते हैं हाथ से टाइप करेंगे आप, ठीक है, जो भी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोनिया डॉट एच वॉइड में आप लिखेंगे, इसको बोलेंगे हैंड रिटन प्रोग्राम, मतलब आप हाथ से लिखे हैं। ठीक है, किन्हीं स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा, ठीक है, मैं पीपीटी नहीं दूंगा। ठीक, ये पीपीटी हम नहीं देंगे, आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा, ठीक है, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, सो जो भी हाथ से आप प्रोग्राम लिखिएगा उसको हम हैंड रिटन प्रोग्राम बोलेंगे। ठीक, अब देखिए सी सोर्स कोड पूरा लिख दिया आपने, सी सोर्स कोड हो गया। तो देखिए, सो जो टेक्स्ट एडिटर है, आप जो प्रोग्राम टाइप कर रहे थे कोड ब्लॉक में, वो जहां आप टाइप करते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। जिस विंडो में आप टाइप करते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। सो टेक्स्ट एडिटर क्या करता है? इट हेल्प्स इन टाइपिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम टाइप करने में हेल्प करता है टेक्स्ट एडिटर। तो जब आप प्रोग्राम टाइप कर दिए तो आपका सोर्स कोड उसको बोलेंगे। ठीक है, सो प्री प्रोसेसर जो होता है, कंपाइलर होता है और लिंकर होता है, तीन चीज काम करेगा। सो देखिए, प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि बिफोर कंपाइलेशन, प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले जो सोर्स कोड होता है उसको एक्सपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने प्रिंटफ लिखा है प्रोग्राम में, तो प्रिंटफ का मतलब तो होता होगा कुछ जो कि studio.h में डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है? studio.h में। तो उसका मतलब वहां से उसको एक्सपैंड करेगा प्री प्रोसेसर। ये इसका काम हो गया। आपने प्रिंटफ लिखा, स्कैनफ लिखा, जो भी फंक्शन यूज करेंगे लाइब्रेरी फंक्शन, वो सब वहां से एक्सपैंड करेगा प्री प्रोसेसर। कंपाइलर क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा एक्सपेंडेड सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में। जो पूरा एक्सपैंड कर दिया गया सोर्स कोड, उसको मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट करेगा। सो कन्वर्ट एक्सपेंडेड सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। और एक्सपेंडेड सोर्स कोड किसने बनाया था? प्री प्रोसेसर ने बनाया था। अब देखिए, जैसे आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, प्रोग्राम आपने टाइप किया, तो उसको सी प्लस प्लस के एक्सटेंशन से सेव करना होगा, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सो मान लीजिए कि प्रोग्राम 1.c लिख दिया, pr1.c। तो जब इसको प्री प्रोसेसर के द्वारा पास किया जाएगा तो एक फाइल बनाएगा जिसको बोलते हैं pr1.i। ओके, प्री प्रोसेसर क्या करेगा? सोर्स कोड को एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड करेगा तो क्या बनाएगा? वो कुछ तो देगा, उसको pr1.i का नाम का फाइल बनेगा, उसका एक्सटेंशन .i होगा। ओके, और आप जो प्रोग्राम टाइप करेंगे उसका एक्सटेंशन .c होगा। अब जो ये pr1.i होगा, एक कंपाइलर के पास जाएगा, तो कंपाइलर उसको .obj फाइल बनाएगा, pr1.obj ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। इसके बाद ये लिंकर के पास जाएगा, तो ये सारे फाइल को लिंक करेगा। ठीक है, और वो फाइनली pr1.exe बनाएगा, ठीक, जो कि एग्जीक्यूट करेगा। और ये जो pr1.exe फाइल है, ठीक है, और pr1.obj और pr1.i, ये सब फाइल्स जो है वर्क डायरेक्टरी में सेव होता है। आई होप यू हैव
understand. So now I am going to ask you some doubt. Okay. सर एक बार स्लाइड और दिखा दीजिए सर। नहीं, एक बार और नहीं दिखेगा, ठीक है। So now I am going to ask some doubts. Okay. ओके, सो ये चीज जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये तो खैर अदर सोर्स का है, तो हमने आपको एनिमेशन में दिखाया। तो जो सी फाइल होते हैं वो सोर्स कोड होंगे, हेडर फाइल होंगे, ऑब्जेक्ट फाइल होंगे और एग्जीक्यूटेबल फाइल होंगे। हेडर फाइल क्या होता है, जो भी हेडर फाइल होंगे, ऑब्जेक्ट फाइल होंगे और सोर्स फाइल होंगे, ये चारों फाइल जो बन गए। तो देखिए सोर्स कोड क्या है, द सोर्स कोड फाइल कंटेन द सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम, माने जो आप सोर्स कोड लिखिएगा, टाइप करिएगा, उसको बोलते हैं सोर्स कोड फाइल। सो ये .c से सेव होता है, .c से, ओके। और कोड ब्लॉक में ऑटोमेटिक वो .c ले लेगा। द मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जो मेन फंक्शन होता है, मेन वो किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन करने के लिए। इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन व्हेन यू सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन अ प्रोग्राम। तो ये आपका सोर्स कोड है। सोर्स कोड का जनरली मतलब ये हुआ कि आप जो प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर टाइपिंग द प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड, सोर्स कोड फाइल। और उसको सेव कैसे करेंगे, .c एक्सटेंशन से, सोर्स कोड आप समझ गए। अब देखिए हेडर फाइल जो है, ठीक है। सो व्हेन वर्किंग विथ लार्ज प्रोजेक्ट इट इज ऑफन डिजायरेबल टू मेक सब रूटीन एंड स्टोर देम इन डिफरेंट फाइल नोन एज हेडर फाइल। सो जो एडवांटेज होता है हेडर फाइल का, टू रियलाइज व्हेन द प्रोग्रामर वांट्स टू यूज सम एट्रीब्यूट ऑफ डिफरेंट, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम जो है उसको, बिग प्रोग्राम जब बनाए जाते हैं तो हेडर फाइल करके उसको बनाए जाते हैं, ताकि एक का दूसरे में यूज करना हो तो इजिली यूज हो जाए। लेकिन आपको अभी हेडर फाइल क्या यूज करना है, studio.h, conio.h, वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप इतना समझिए। जो ऑब्जेक्ट फाइल है .obj फाइल, ओके। सो obj फाइल कौन सा जनरेट करेगा, आपको अभी हमने एनिमेशन में दिखाया था। एनी स्टूडेंट कोई बताएंगे? जैसे मैं पूछ रहा अंकित पांडे, हु विल जनरेट द ऑब्जेक्ट फाइल? ओके, कंपाइलर सर। हाँ, गुड, वेरी गुड। सो ओके, तो ये आपका ऑब्जेक्ट फाइल हो गया। और .exe फाइल कौन जनरेट करेगा, दैट इज .exe फाइल जो है, ये ऑब्जेक्ट फाइल के बारे में लिखा हुआ है, ओके। सो ऑब्जेक्ट फाइल विल बी जनरेटेड बाय द, हु विल जनरेट द ऑब्जेक्ट फाइल? कंपाइलर। उसका कोड क्या होगा, उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .exe 01 सर। नहीं, 01 है, .obj। .obj। सर। Okay. And who will generate .exe file? लिंकर। हैं? लिंकर सर। Yes, good. तो .exe फाइल को और क्या बोलते हैं? What is other name for .exe फाइल? बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल। सो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस हो गया कि आप जो प्रोग्राम रन कराएंगे वो ऐसे ऐसे चलेगा, ओके। तो इस तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए एक और एग्जांपल में हम दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनको कम समझ में आया, सी है, ये सोर्स फाइल हो गया। ये क्या है, कौन सा सोर्स फाइल है, ये वो सोर्स फाइल है जो प्रोग्राम आपने टाइप किया है। और ये हो गया लाइब्रेरी फाइल। लाइब्रेरी फाइल कौन सा है, व्हाट इज लाइब्रेरी फाइल?
दैट इज जो आप प्रिंटफ स्कैनफ यूज करेंगे उन सब का। ओके, तो ये प्री प्रोसेसर के पास गया, ठीक है, प्री प्रोसेसर के पास गया, वो कंपाइलर को देगा और वो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करेगा। फिर जब लिंकर के पास जाएगा तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करेगा .exe, ठीक, ऑब्जेक्ट फाइल का .obj। ये इस तरह से प्रोग्राम को रन करेगा। अब देखिए कमेंट क्या होता है, ठीक है, कमेंट, व्हाट इज कमेंट? तो इट इज गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ठीक है। नवनीत कुमार, आप साउंड बंद करिए। ओके, सो देखिए कमेंट, कमेंट क्या होता है, व्हाट इज कमेंट? तो मैंने अभी बताया था कमेंट क्या होता है, कि जैसे आपको प्रोग्राम जो है में कुछ लाइन लिखना है दूसरों को समझाने के लिए, तो उसको कमेंट कर देंगे, ठीक है। सो कमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे डबल स्लैश लिख देंगे, ठीक, डबल स्लैश के बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि आप ऐसे लिखेंगे स्टार और स्टार, ऐसे, ठीक है, सिंगल स्लैश लिखेंगे लेकिन डबल स्टार लिखेंगे तो ये भी कमेंट हो जाएगा। ये दो तरीका मैंने बताया। अब देखिए, सो जो कमेंट है, यूजिंग कमेंट, it is a good programming practice to place some comment in the code to help the reader to understand the code clearly। मतलब कोड को क्लियरली समझाने के लिए कमेंट का यूज किया जाता है, कमेंट लाइन का यूज किया जाता है, ताकि कोड क्लियरली समझ में आए। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, यस सर। तो कमेंट लिखने के लिए तीन तरीके होते हैं, तीन तरीका से कमेंट लिखा जाता है। So it is a good programming practice to place some comment in the code to help the reader to understand the code very easy way। So comment जो है वो just a way for explaining what program does, and the compiler जो है इसको इग्नोर कर देता है, कमेंट लाइन को कंपाइलर नहीं रीड करता है, उसको इग्नोर कर देता है। अच्छा, यहाँ लिखा है टू टाइप। ओके, सो सी सपोर्ट द टू टाइप ऑफ कमेंट। ओके, पहला तो जो है डबल स्लैश लिख दीजिए, ये डबल स्लैश, ठीक है, तो ये कमेंट हो गया, डबल स्लैश में आप लिख दीजिए कमेंट हो गया। ओके, फर्स्ट इज राइट इट डबल स्लैश, फर्स्ट इज राइट इन द डबल स्लैश, तो हमने डबल स्लैश लिख दिया ऐसे, ठीक है। या दूसरा लिखना है तो ये लिखा है ऐसे, इज यूज टू कमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे हमने ऐसा लाइन खींचा और ए कर दिया, तो एक लाइन इधर लिखा, एक लाइन इधर लिखा, फिर नीचे में ऐसे कर दिया, ठीक है, स्टार, दो स्टार और बीच में स्लैश करके, ये भी ऐसे होगा लाइक दैट, ठीक, स्टार। तो इसको बोलते हैं कमेंट लाइन। सो ये दो तरीके हैं कमेंट लिखने के लिए। तो कंपाइलर क्या है, कमेंट को इग्नोर कर देता है। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। सो कौन बताएंगे, बोलिए, किन से पूछें? ओके, रोशन कुमार, यस सर। हाँ बताइए, कमेंट लाइन क्या है? सर कमेंट लाइन वो होता है सर जिसको कम सकता है सर, कंपाइलर नहीं कर सकता है सर। कंपाइलर क्या नहीं करता? एग्जीक्यूट नहीं करेगा सर, मतलब रीड नहीं करेगा जब हम कंपाइल करेंगे तो सर। कमेंट लाइन कितने तरह का होता है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। कमेंट लाइन कितने तरह का होता है? दो सर। दो। तीन तरह के सर। हाँ, कौन कौन बताइए? टू टाइप्स सर। बताइए कौन कौन? दो तरह के स्लाइड, सर। ए स्टार स्लाइड। ए स्टार, हेलो, ए डबल स्टार। हेलो,
ए डबल स्टार तो नहीं होता है। कमेंट लाइन बताइए। सर डबल स्लैश सर, डबल स्लैश या सर स्लैश स्टार या स्टार स्लैश सर। ओके गुड, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट देखिए, ओके सो सी नेक्स्ट। सो देखिए कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। ओके, जो रिजर्व वर्ड होता है उसको कीवर्ड कहते हैं, ठीक। कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। So now we are going to discuss very good and important concept. So please listen carefully. आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये important concept है, so आप इसको ध्यान से सुनिए। तो देखिए कीवर्ड क्या है। So what is keyword? So कीवर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड होते हैं, मीन्स जो वर्ड रिजर्व होते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं। तो रिजर्व मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब पहले से उस कंपाइलर में, उस सिस्टम में, उस कंपाइलर में डिफाइन किया गया है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व वर्ड। सो व्हाट इज रिजर्व? कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है वो ऑलरेडी कंपाइलर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, और कीवर्ड इज अ वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय द कंपाइलर। सो जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें 32 कीवर्ड होते हैं, और ऑल कीवर्ड आर बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट हैव फिक्स मीनिंग। सो आपको इसको रटना नहीं है, आप इतना याद रखिए 32 कीवर्ड होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। अब आप जावा पढ़ेंगे तो उसमें दूसरा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो दूसरा होगा, बट सी प्रोग्रामिंग में 32 होते हैं। सो 32 जो कीवर्ड हैं इनको आपको रटना नहीं है, जैसे जैसे यूज करेंगे आपको ये याद हो जाएगा। जैसे देखिए फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ऑटो, ब्रेक, केस, देखिए यहाँ, ठीक है। ऑटो, ब्रेक, ये ऑटो अलग है, ब्रेक अलग है। कैर, कंटिन्यू, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, गो टू, इफ, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइन ऑफ, स्टैटिक, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड एंड वोलाटाइल। तो ये सब सी के कीवर्ड हैं, ठीक। कितने कीवर्ड हैं? 32 कीवर्ड हैं। कौन कौन से हैं? ये सब हैं, इसको रटना नहीं है, आप यूज करते करते याद हो जाएगा आपको। सो एनी डाउट इन कीवर्ड? कीवर्ड में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? नो सर। ओके गुड। सो अब देखिए आइडेंटिफायर, ठीक है। सो जो आइडेंटिफायर होते हैं वो आर द नेम गिवन टू प्रोग्राम एलिमेंट सच एज वेरिएबल, एरे एंड फंक्शन। मीन्स जो वेरिएबल होंगे, एरे होंगे और फंक्शन होंगे, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं एक साथ, ठीक। सो जो आइडेंटिफायर के नेम होंगे, नेम जो उसका नाम है, क्या नाम हो सकता है, सो वो कुछ चीज है जो आप नहीं लिख सकते हैं उसमें, ठीक। सो वो है कि इट ओके, सो इट कैनॉट इंक्लूड एनी स्पेशल कैरेक्टर। तो देखिए जो स्पेशल कैरेक्टर होता है जैसे हैश, डॉलर, ये सब जो स्पेशल कैरेक्टर है वो आइडेंटिफायर का नाम नहीं हो सकता है। तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल, ठीक। एरे भी, फंक्शन भी। सो अभी हम वेरिएबल का बात करेंगे। सो वेरिएबल क्या है? जैसे हमने लिखा है कि 5x 3x प्लस 5y लिखा हुआ है, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है? x और y वेरिएबल है। तो जो भी वेरिएबल हैं, ओके, वो x y है, और कांस्टेंट क्या है? जैसे 3 और 5। सो जो आइडेंटिफायर होंगे, नेमिंग, हाउ यू कैन राइट एनी वेरिएबल नेम, ठीक।
सो उसमें स्पेशल सिंबल का यूज नहीं करेंगे, ठीक। और दो अंडरस्कोर भी यूज नहीं करेंगे, सिंगल अंडरस्कोर का यूज करेंगे। और दूसरा, आप कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो कीवर्ड क्या है? ए वाला, ये 32 कीवर्ड है। आप इनमें से किसी का भी यूज वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते हैं, ठीक। आप वेरिएबल के नाम में इनमें से किसी का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे, और नेम जो है केस सेंसिटिव है। सो एग्जांपल, आप मान लीजिए कि फर्स्ट लिखे हैं कैपिटल में, ठीक है, आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया कि हम ये वेरिएबल यूज करेंगे, लेकिन आप जब यूज कर रहे हैं तो वहां स्मॉल यूज कर रहे हैं, तो ये गलत होगा, ठीक। मतलब ये केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट इन कैपिटल एंड फर्स्ट इन स्मॉल। इस आप समझ गए, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफरेंस होगा, एक केस सेंसिटिव है। इट मस्ट बिगिन विथ एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का नाम होगा वो एक अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। एंड इट कैन बी ऑफ एनी रीजनेबल लेंथ, बट 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा किसी भी वेरिएबल का लेंथ, ओके। किसी भी आइडेंटिफायर में आपका तीनों आ जाएगा, वेरिएबल भी आएगा, आगे पढ़ाया जाएगा वो भी आएगा, और उसके पहले पढ़ाया जाएगा वो भी आएगा। अभी हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सो एग्जांपल में देखिए कि जैसे रोल नंबर एक वेरिएबल हो गया, ठीक। मार्क्स दूसरा हो गया, कॉमा दिया हुआ है, नेम NAME, ठीक है। अब EMP अंडरस्कोर नंबर, यस इट इज राइट। बेसिक पे, यस इट इज राइट। HRA DA, ये सब वेरिएबल नेम है, तो ये सब सही नाम है, ठीक। आप पूछे गलत कौन सा है। अब मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं वेरिएबल का नाम डॉलर और मार्क्स, ठीक है, तो ये गलत है, ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। अब आप मान लिख रहे हैं वेरिएबल का नाम इंट, ठीक है, सो इंट वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है, ये हम पूछ रहे हैं। अगेन गोइंग टू द सम स्टूडेंट, दैट नेम इज शशि आनंद। शशि आनंद है, शशि आनंद नहीं है। यस सर। हाँ, वाई इंट वेरिएबल का नाम क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि वो कांस्टेंट है सर, इंटीजर कौन है। बताएंगे, कौन बताएंगे? सर वो डेटा टाइप है सर। हाँ, इंट जो है वेरिएबल का नाम कीवर्ड है। सर वो कीवर्ड है सर, इंट कीवर्ड है, इसीलिए वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, राइट? यस ओके सर। ओके सो before going to the next, it will take some time to check that आप लोगों को समझ में आया भी है या नहीं। ओके, सो यहाँ देखिए, ओके ओके, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सो देखिए, जैसे हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, ओके, सो वेरिएबल का हम नाम लिख रहे हैं,
कि जैसे नेम, जैसे हमने लिखा नेम, ठीक है, नेम, तो क्या ये वेरिएबल का नाम हो सकता है? बोलिए। नो नो सर। क्यों नहीं हो सकता? कीवर्ड्स, क्योंकि सर ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड है सर। नहीं, नेम कीवर्ड नहीं है। वेरिएबल का नाम नेम हो सकता है ना, केवल नेम। यस सर, हाँ, हो वेरिएबल सकता का है नेम सर। नेम हो सकता है सर। यस, गुड। तो ये वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक है। यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कि वेरिएबल का जो नाम है वो नेम हो सकता है या नहीं। आपने बोला कि हो सकता है, तो ठीक है, हो सकता तो। अच्छा, अब देखिए, अब हम लिख रहे हैं बी ए डबल ए, बॉल। वेरिएबल का नाम बॉल हो सकता है या कि नहीं? हो सकता है सर। हाँ, हो Yes, सकता है sir. हो सकते हैं। हो सकता है सर। अब हम मान लीजिए कि वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं जैसे प्रिंटफ, ठीक है, वेरिएबल का नाम हम लिख रहे हैं प्रिंटफ। देखिए, नहीं होगा सर। नहीं नहीं होगा होगा सर। सर, वो नो सर। कीवर्ड नहीं रिजर्व होगा है। प्रिंटफ, ठीक है, तो ए सर कीवर्ड नहीं होगा। ए मतलब ये नहीं होगा वेरिएबल का नाम, ठीक है, क्योंकि ये लाइब्रेरी फंक्शन है। यस सर। ठीक, तो ये ऑलरेडी डिफाइन है, ये भी नहीं होगा। अब मान लीजिए हम लिख रहे हैं फॉर, वेरिएबल का नाम फॉर, तो इस हो सकता कि नहीं? नहीं सर। ये भी नहीं हो सकता। कीवर्ड अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अब देखिए, मान लीजिए हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं ए, स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए लिख रहे हैं, तो ये हो सकता कि नहीं? हो सकता है सर। नो सर, कैपिटल होना हो चाहिए सकता है। सब। हो सकता है सर। हो सकता हो है सकता है सर। ओके, मान लीजिए हम लिख रहे हैं ए बी सी, तो ये हो सकता है वेरिएबल का नाम कि नहीं? हो हो सकता है। सकता है। यस सर, हो सकता है। बट कुछ Yes, sir. स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कैपिटल होना चाहिए, तो ठीक है, वेरिएबल का नाम कैपिटल ए में लिख दिया तो ये वेरिएबल का नाम हो गया। मान लीजिए हम स्मॉल ए में लिखेंगे तो ये वेरिएबल का नाम नहीं होगा। एम आई राइट? दोनों होगा। दोनों होगा सर। सर मेरे कहने का मतलब था कि टोटल कैपिटल लिखना होगा या बीच में स्मॉल लिख देंगे तो Yeah, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज स्मॉल, that yes, is called yes, variable. possible. Yes, for variable name you can write like that. Okay, this is also ओके correct. सर। जैसे हम वेरिएबल का नाम Okay, लिखना sir. चाहते हैं इंडिया, ठीक है, सो इंडिया एक वेरिएबल हो गया, इंडिया, तो ये सही है। अब मान लीजिए किन्हीं ने लिखा है इंडिया, तो ये भी वेरिएबल का नाम सही है। ओके, Okay, sir. सो एनी डाउट, एनी No, स्टूडेंट sir. हैव एनी डाउट? नो सर। नो डाउट, देन नो सर। okay, so see here, if you don't have doubt, so देखिए यहाँ, ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बट कैसे आया हम बता देंगे, ठीक है, उसके लिए अलग पेज है। सर एरे क्या है?
हाँ बोलिए। एरे क्या है? एरे सेकंड वेरिएबल के बाद एरे है। तो हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा। आने वाले समय में बताएंगे ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। बट हम आगे आपको बताएंगे कैसे आता है, बट इसको हम क्लासरूम में भी पढ़ाएंगे। ये जो टेबल दिया हुआ है ये टेबल, सो डेटा टाइप है, ठीक है। डेटा का टाइप है और साइज जो है बाइट है। बीट और बाइट आप समझते हैं, यू नो बीट एंड बाइट। 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट, आपको पता है? यस नो? नो सर, नो सर। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। यस। देखिए देखिए बीट क्या होता है, जैसे 1 लिख दिया आपने, ठीक है। 1 0 1 0 बाइनरी डिजिट है सर। ये बीट। तो इसमें कितने हैं? 2 2 4 2 6, तो इसमें 6 बीट हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसमें 2 और लिख दिए, तो ये कितना हो गया? 8। 8 हो गया। तो 8 बीट जो है इसको बोलते हैं एक बाइट। एक बाइट सर। 8 बीट को हम 8 बीट को हम एक बाइट बोलते हैं, ओके। अब देखिए 1 बीट मतलब एक जो आप लिख रहे हैं 0, दैट इज कॉल्ड 1 बीट। एक 1 जो है दैट इज कॉल्ड 1 बीट। तो 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट, ये बता रहे हैं। तो देखिए तो डेटा टाइप है, राहुल राहुल आप साउंड बंद करिए। हाँ देखिए ये जो डेटा टाइप है, ओके, डेटा टाइप जो है जैसे कैरेक्टर, ठीक है। सो जो कैरेक्टर कब यूज करेंगे? जब आपके पास ABCD लिखना होगा, ठीक है। कैरेक्टर मतलब ABCD इस तरह का जो है, इसको कैरेक्टर बोलते हैं। तो कैरेक्टर का जो साइज होता है बाइट में वो 1 होता है, ठीक है। कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। तो कितने बिट का हुआ? 8 बिट का हुआ। तो इसका जो रेंज है वो -128 से 127 तक होगा। कैसे होगा हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। कैसे होगा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसके बाद जो क्लास होगा उसमें हम बताएंगे। बट अभी आपको ध्यान रखना है कि कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। आप बोलेंगे कि 1 बाइट कहीं क्यों होता है, 2 3 4 5 का क्यों नहीं हुआ, ठीक है। सो दैट इज ए डिफरेंट थिंग, ओके। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में। इसको 1 बाइट का होता है। जो इंटीजर होता है आपको ये देखना है। अभी कैरेक्टर देखिए, ठीक है, उसके बाद इंटीजर देखिए, ठीक है। बाकी बाद में देखेंगे। इंटीजर जो है वो 2 बाइट का होता है, ठीक है। तो जब 2 बाइट का इंटीजर हो गया तो हम पूछेंगे कि इंटीजर कितने बिट का होता है, तो आंसर क्या होगा? 16 16 बिट हो गया। अब इसका रेंज पूछेंगे तो -32,768 से 32,767। कैसे होता है ये हम आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कैसे होता है हम बाद में बताएंगे। तो ये कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, इंटीजर 2 बाइट का होता है, और जो फ्लोट होता है, अब देखिए कैरेक्टर मतलब ABCD, ठीक। ABCD जैसा कोई टर्म आएगा, जैसे हम नेम है, ठीक है। जैसे हमको ABC इस तरह का यूज करना है तो उसको कैरेक्टर बोलेंगे। लेकिन जब आपको 5 7 2 3 इस तरह से कोई चीज यूज करना है तो उसको इंटीजर बोलेंगे। इंटीजर 1 2 3 4 5। और फ्लोट किसको बोलेंगे? कैन एनी स्टूडेंट स्पीक व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट सर जो मतलब नंबर डेसिमल में रहता है। यस यस गुड। तो जो 4.5 हो गया, 2.5 हो गया, उसको हम फ्लोट बोलेंगे। फ्लोट। दैट इज कॉल्ड फ्लोट। फ्लोट जो बाइट में है, जो डेसिमल होता है। तो वो फ्लोट कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का। 4 बाइट्स। 4 बाइट। ये आपको याद रखना है। चलो कैरेक्टर आप याद रखिए 1 का, दो का, इंटीजर 2 का, और फ्लोट 4 का। इनको अभी आप याद रखिए। और रेंज जो है वो हम बाद में पढ़ाएंगे कि कैसे आया। और देखिए अनसाइंड कर क्या है, साइंड कर क्या है। अनसाइंड मतलब बिना साइन वाला, साइन मतलब साइन वाला, मतलब कोई पॉजिटिव है कोई निगेटिव है, इस तरह का। फॉर मोर डिटेल यू हैव टू अटेंड सम मोर क्लास।
सो इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अब इंट आप समझ गए, ठीक है, बाकी चीजें आप धीरे धीरे समझेंगे, एक दिन में बताएंगे तो ओवरफ्लो करेगा, ठीक। सो आप कैरेक्टर समझ लीजिए, इंटीजर और फ्लोट, ये तीन चीज आप ध्यान में रखिए, और इसका साइज जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब एक और क्वेश्चन होता है यहाँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि इंटीजर 2 बाइट का होता है और कुछ लोग कहेंगे कि इंटीजर 4 बाइट का होता है। तो डिपेंड करता है कि जो कंप्यूटर है उसका आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि इंटीजर 2 बाइट का होगा कि 4 बाइट का होगा। बट फॉर मोर डिटेल यू हैव टू अटेंड सम मोर क्लास। इसके अलावा आप गूगल में आप लिखेंगे कि इंटीजर 2 बाइट होता है या इंटीजर 4 बाइट होता है, कब 2 बाइट होता है कब 4 बाइट होता है, आप पढ़ सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है कंप्यूटर पर, ठीक है। सो यदि कोई बोलता है कि इंटीजर 4 बाइट का होता है तो ठीक है, होता है। कोई बोलता है 2 बाइट का होता है तो होता है, वो भी ठीक है। बट जनरली माना जाता है कि सब लोग 32 बिट कंप्यूटर यूज करते हैं आर्किटेक्चर, सो इसीलिए वो 2 बाइट माना जाता है। इस तरह का इसमें लॉजिक है, बाकी चीजें आपको धीरे धीरे समझाया जाए। तो ये जो टेबल है, ये आप इसमें से 3 चीज याद रखेंगे। कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, इसका रेंज -1 होता है। इंटीजर 2 बाइट का होता है, मतलब 16 बिट का होता है। रेंज कैसे आया हम पढ़ाएंगे आगे। और फ्लोट 4 बाइट का होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी बोलिए। इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट, आप अभी बोलिए। सर बाइट का साइज कैसे डिफाइन होता है, उसको थोड़ा समझा देते एक बार आप। ये देखिए, बीट जो है, एक आपने नंबर लिखा कोई भी 0 तो 1 बीट हो गया, ठीक। एक 1 लिखा तो ये भी 1 बीट हो गया। अब ये दोनों को मिला के क्या हो गया, 2 बीट हो गया, ठीक है। तो 8 को जब बीट मिल जाएगा एक साथ तो उसको हम 1 बाइट बोलेंगे, ठीक। तो जब 16 बीट मिल जाएगा तो उसको 2 बाइट बोलेंगे, ठीक है। ओके अंडरस्टैंड? यस सर। Understand? Yes, sir. Okay. Any more doubt? No, sir. Okay. सर इसमें निब्बल क्या होता है सर? 4 बिट, ठीक है। जब 4 बिट हो जाएगा तो उसको एक निबल बोलेंगे। ये 4, ठीक है। जैसे आपने 4 0 लिख दिया, 0 1 0, ठीक है, ये एक निबल हो, 4 बिट को बोलते हैं। ओके सर। Okay. So any doubt? Any student have any doubt? Please ask. यस सर। सर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? इसमें बोलिए, इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। इस पेज में जो दिख रहा है इसमें डाउट पूछिए अभी। इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। वेरिएबल्स के बारे में एक बार और बता दीजिए सर। ओके। सो इसको कंप्लीट करने में अभी 1 घंटे और लगेंगे, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू इन द सम अदर क्लास। ओके। सो देखिए, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, फिर से बोलिए तो। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग सर। वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में डिफाइंड होता है अलग अलग पार्ट में, है जो भी प्रोग्रामिंग है ना, जैसे फंक्शन यूज किया आपने, ये फंक्शन अलग अलग स्ट्रक्चर बना के ये इसको यूज कर रहा है, वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, डिफरेंट पार्ट में। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। वेरिएबल आप अभी देख लीजिए, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू 15 मिनट मोर, 15 मिनट और हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा आज का। सो देखिए, वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल? कैन एनी स्टूडेंट स्पीक? बोलिए। ABCD जो लिखा जाता है इसे वेरिएबल होगा सर। ऐसे डेफिनेशन बोलिए।
सर जो डाटा स्टोरेज से मीनिंगफुल नेम दे हाँ, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल। मतलब वेरिएबल मतलब विच हैव एबिलिटी टू वेरी, इसका डेफिनेशन ये है वेरिएबल। सो कंप्यूटर के मेमोरी में जो डेटा स्टोरेज होता है, ठीक है, उसका कोई नाम दिया रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो नाम है वो वेरिएबल है, वेरिएबल। सो व्हेन यूजिंग अ वेरिएबल वी एक्चुअली रिफर टू एड्रेस इन मेमोरी। मेमोरी में जो एड्रेस होता है किसी डेटा का, ठीक, वेरिएबल का नाम उसी को रेफर करता है। ओके, सो न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी यूज्ड टू स्टोर आइदर इंटीजर वैल्यू और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर मतलब 1 2 3 और फ्लोटिंग मतलब 1.5 2.5। सो देखिए वेरिएबल जो है ए आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5, 1.5 2.5, और कैरेक्टर वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, जैसे ए बी सी डी इस तरह से। कोई नेम जैसे नेम, ओके, बॉल इस तरह से, तो कैरेक्टर वेरिएबल उसको बोलेंगे। तो उस तरह से दो प्रकार के हो गए वेरिएबल, जैसे न्यूमेरिक वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल। सो देखिए जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है में आल्सो एसोसिएटेड विथ मॉडिफाइड लाइक शॉर्ट लॉन्ग साइंड अनसाइंड, ठीक है। जो न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं वो तो इंट होंगे, ठीक है, बट इसमें साइंड भी है, अनसाइंड भी है, शॉर्ट भी है। ये देखिए शॉर्ट है, अनसाइंड है, इस तरह से ये एसोसिएट होते हैं। बट जो सी है वो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक वेरिएबल साइन, ठीक है। सो जो कैरेक्टर वेरिएबल होता है वो कैन इंक्लूड एनी लेटर फ्रॉम द अल्फाबेट और फ्रॉम आस्की चार्ट ASCII, ठीक है। ASCII का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है कोई बताएंगे? एनी स्टूडेंट? अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कैरेक्टर इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो यस ये सर, ASCII का यस। फुल फॉर्म होता है। सो एन नंबर फ्रॉम 0 to 9 आर पुट बिटवीन अ सिंगल कोट, सो इसको बोलते हैं कैरेक्टर वेरिएबल। जो सिंगल कोट में जिसको रखेंगे उसको बोलेंगे कैरेक्टर वेरिएबल, और डबल कोट में रखेंगे तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सारे वेरिएबल इन सी है। सो टू डिक्लेयर अ वेरिएबल स्पेसिफाइड डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ कि वो इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है, इसको बोलते हैं डेटा टाइप, फॉलोड बाई इट्स नेम, ठीक है। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखेंगे पहले और उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल नेम शुड ऑलवेज बी मीनिंगफुल एंड मस्ट रिफ्लेक्ट द पर्पज ऑफ देयर यूजेज, ठीक। जो वेरिएबल का नाम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे इंट, इंट मतलब इंटीजर, और एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय कितने हैं, 10 है, 20 है, 15 है, तो एक वेरिएबल नेम हो गया। फ्लोट सैलरी, जो सैलरी होगा वो जैसे 5000 ₹5.5, सो इज फ्लोट सैलरी, ठीक है। सो फ्लोट क्या है, डेटा टाइप है, और वेरिएबल का नाम क्या है, सैलरी, और एक किस तरह का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का। जैसे कैरेक्टर ग्रेड, ठीक है, तो ग्रेड क्या है, वेरिएबल का नाम है, कैरेक्टर क्या है, डेटा टाइप है, और ग्रेड किस तरह का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का। जैसे डबल, डबल भी है, जैसे इंट है वैसे डबल है, ओके, लाइक दैट। कांस्टेंट मैंने पहले भी बता दिया है आपको, कांस्टेंट मतलब 5 7 10 11। सो कांस्टेंट आर डिफाइंड व्हिच वैल्यू डजंट चेंज, मतलब फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, ओके, फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ओके, सो इसको हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। ये ये जो सेशन है ये थोड़ा बड़ा है, हम इसको एक और दिन इसको पढ़ाएंगे तब जाके ये पूरा होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बोलिए। यहाँ तक कोई डाउट?
सर अंडर स्कोर्स क्या होता है सर? अंडर अंडर स्कोर्स। अंडर स्कोर का मतलब हुआ कि देखिए, इसको जैसे हमने लिखा बिहार, ठीक है, BIH अंडर स्कोर पटना, ठीक है। ये जो नीचे लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं अंडर स्कोर। ओके सर। एनी डाउट? सर जो बाइट कैरेक्टर ये सब का जो रेंज है वो सब हम लोग को याद करना होगा। बोले तो कल पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ओके सर। आना पड़ेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। और कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर अटेंडेंस। अटेंडेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो जो परसेंट है उन सब का अटेंडेंस बन जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो मैं अब कुछ प्रोग्राम दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, एक दो प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ, करिएगा। सो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बोलिए।